हाय बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हो एक वेजिटेबल बिजनेस ओनर ने फ्रेंचाइजी दे के अपने छोटे पर सिस्टमैटिक बिजनेस को कैसे ग्रो किया? क्या आप जानना चाहते हो कि फ्रेंचाइजी दे के या ब्रांच ओनर बना के आप कैसे आपके भी छोटे पर सिस्टमैटिक बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हो? तो चलिए आज इस वेजिटेबल बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे एक करेक्ट फ्रेंचाइजी या ब्रांच ओनर सिलेक्ट किया जाता है और उससे आप आपके बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको अपने बिजनेस से को रिलेट करें और अगर आप इस जैसा कुछ आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो इस फैक्टर का फायदा उठाइए। फ्रेंड्स, आजकल बहुत से छोटे बिजनेस ओनर्स अपने छोटे पर सिस्टमैटिक बिजनेस के फ्रेंचाइजी दे के अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी देने से या ब्रांचेस बनाने से एडवांटेज ये होता है कि आपके बिजनेस का प्रेजेंस मल्टीपल लोकेशंस पे होता है और आपको नए कस्टमर्स मिलते हैं। इस वजह से काफ़ी बिजनेस ओनर्स इस मॉडल को अपनाते हैं, पर फ्रेंचाइजी का राइट सिलेक्शन करके ही इसको ग्रो किया जा सकता है। फ्रेंचाइजी का सिलेक्शन ही ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्रेंचाइजी आपका कॉम्पिटिटर बनेगा आपकी ही सिस्टम यूज करके या फिर वो आपका एक प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज ओनर बनेगा। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस वेजिटेबल बिजनेस। इसके ओनर ने बड़ा ही मेहनत करके अपने बिजनेस के अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। ऐसा करने से उसका बिजनेस छोटा पर सिस्टमैटिक बन गया और 90% कस्टमर उसके सर्विसेज से हैप्पी थे। इस अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसने बिजनेस कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लिया और समझा कि वो क्या कर सकता है इस बिजनेस को फास्ट ग्रो करने के लिए। उनके एडवाइस पे इसको ये समझ में आया कि अगर ये फ्रेंचाइजी देता है तो इसका बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा। इसलिए इसने डिजिटल मार्केटिंग करके बहुत सारे फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज हासिल किए। उसके बाद में इन्होंने इन सब लोगों को एनालाइज किया और अपना फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। जब उसने ये फ्रेंचाइजी देने शुरू किए तो उसको ये समझ में आया कि कुछ दिनों बाद उसके कुछ फ्रेंचाइजी उसके कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। वो उसी के सिस्टम का बेनिफिट उठा के उसी को कॉम्पीट करना शुरू कर रहे हैं और ये सब कुछ वो इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। मतलब वो अपने लीगल फ्रेमवर्क में एकदम सही है, पर इनडायरेक्ट तरीके यूज करके वो इसको कॉम्पीट कर रहे हैं। उसको ये भी समझ में आया कि जो कस्टमर रिटेंशन पहले 80 to 90% था, वो अब कस्टमर ड्रॉप आउट में कन्वर्ट हो चुका है। काफ़ी कस्टमर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया तो हमें ये पता चला कि फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करते वक्त इन्होंने जनरली ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया था जिनका आइदर एग्जिस्टिंग वेजिटेबल बिजनेस हो या फिर वो वेजिटेबल बिजनेस से किसी तरीके से कनेक्टेड हो। ऐसे करने के पीछे इनका साइकोलॉजी ये था कि अगर वो इन बिजनेस ओनर्स को अपनी फ्रेंचाइजी देंगे तो वो लोगों को ट्रेनिंग कम देना पड़ेगा, प्लस कस्टमर क्वेरीज हैंडलिंग करना इनके लिए बड़ा ही आसान रहता है क्योंकि वो सेम बिजनेस बैकग्राउंड से है। पर ये डिसीजन उनके लिए अच्छा नहीं था। तो ऑन फर्दर एनालिसिस हमने उनको ये एडवाइस किया कि उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी 40 प्लस एज वाले हस्बैंड और वाइफ ऐसे कॉम्बिनेशन के लोगों को देना चाहिए, जिसके वजह से हस्बैंड जब डिलीवरीज पे फोकस करता रहेगा तो वाइफ प्रोक्योरमेंट और पैकिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगी। प्लस हमने उनको ये सजेस्ट किया कि उन्होंने फ्रेंचाइजी ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो मार्केटिंग, सेल्स, इन तरीके के इम्पॉर्टेंट बिजनेस फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा न कर पाए। प्लस हमने उनको ये भी एडवाइस किया कि जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट हमेशा उनके पास में रहेगा, वो कभी भी उन्हें अपने फ्रेंचाइजीज को हैंडओवर नहीं करना है। अब इन नए चेंजेस के साथ में जब इन्होंने अपना फ्रेंचाइज मॉडल इम्प्लीमेंट किया तो इनको ये समझ में आया
कि जो नए फ्रेंचाइजी आ रहे हैं उनका लॉयल्टी पुराने वालों से कहीं ज़्यादा था। प्लस उनको ये भी समझ में आया कि अभी उसके मैक्सिमम कस्टमर्स उनके ब्रांड से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं और उनका ब्रांड से कनेक्टेड होने की वजह से ड्रॉप आउट रेट भी कम हो गया है। क्योंकि आपको याद रहेगा इनके ओरिजिनल सिस्टम में जब इन्होंने काम शुरू किया था तो इनके कस्टमर रिटेंशन 80 to 90% था। यही सिस्टम का बेनिफिट अभी उनके फ्रेंचाइजी के कस्टमर्स को भी मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा इसको मैं अभी समराइज करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके भी अगर ऐसे कोई सवाल है, ऐसे कोई क्वेश्चंस है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, आप उसको क्लिक कीजिए और अपने सवाल हमें आप पूछ सकते हो। आज हमने ये सीखा है कि जब भी आप फ्रेंचाइजी दो तो नॉलेज और स्किल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, पर लॉयल्टी और कैरेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि नॉलेज और स्किल ट्रेनिंग से बिल्ड किया जा सकता है, पर लॉयल्टी कभी भी बिल्ड नहीं की जा सकती। इट हैज़ टू बी विद दैट पर्सन। सेकेंडली, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी देते वक्त आपको हमेशा ट्रेनिंग आपकी तरफ से ही देनी है। आपको आपके फ्रेंचाइजी को बिल्ड करना है, ना कि आपको रेडीमेड फ्रेंचाइजी या रेडीमेड लोगों को लेके आना है जो अपने बिजनेस को जल्दी से एक्सपांड करेंगे। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू फ्रेंचाइजी, अगर हम फास्ट है तो अच्छा नहीं है। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रेंचाइजी आपका हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए और एक अच्छा पार्टनर होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बोलने वाला हूँ एक सलून बिजनेस के बारे में, और इस बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाऊंगा कि डिस्काउंट और ऑफर में क्या फ़र्क होता है और ये फ़र्क का कैसे आपके कस्टमर्स के साइकोलॉजी से कनेक्शन होता है। फिर मैं आपको एक बड़े ही सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल लेके ये समझाऊंगा कि इस सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर का बिजनेस मोड क्या है। फिर मैं आपको एक मिल बिजनेस का एग्जांपल लेके ये बताऊंगा कि कैसे इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके आपको कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहिए। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में पहले आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट विन करते हैं, फिर आप उसको नर्चर करते हैं और फिर आप उसको सेल्स करते हैं। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच।